हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की कहानी बाकी कहानियों से बिल्कुल अलग और डर के एक नए लेवल को छूती है। बिना किसी इंतजार के सीधे बढ़ेंगे कहानी की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी 3 भाग में आएगी और आप कोई भाग मिस ना कर दें, इसलिए सब्सक्राइब करते ही बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। ये बात है 1970 की और कहानी है बृज किशोर जी की। बृज किशोर जी एक सरकारी दफ्तर में काम करते थे और काम के चक्कर में उन्हें कई बार दूर दराज के गांव में भी आना जाना पड़ता था। ये बात तब की है जब बृज किशोर जी की शादी हुए सिर्फ एक हफ्ता ही हुआ था और उन्हें काम से यूपी और नेपाल के बॉर्डर से लगे एक गांव में जाना था। उस गांव में उन्हें एक हफ्ते का काम था, जहां कुछ सरकारी जमीन की नपाई करनी थी और वापस सरकार को रिपोर्ट करना था। बृज जी अपने घर से उस गांव तक जाने वाली ट्रेन को लेकर उस गांव के लिए निकल गए। ट्रेन बनारस से निकली, पर रास्ते में काफी लेट हो गई। जहां उसे शाम को 4 बजे पहुंचना था, वो रात में 9 बजे पहुंची। ब्रिज ट्रेन से उतरे और देखा कि पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा है। वहां पर उतरने वाले भी वो अकेले ही थे, क्योंकि वो गांव का बहुत ही छोटा सा स्टेशन था। स्टेशन पे लाइट तक नहीं थी। 10-15 मिनट प्लेटफॉर्म पे इधर उधर इंतजार करने के बाद ब्रिज जी वहां से बाहर निकलने के सोचे। निकलते वक्त अगल बगल देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने आज तक ऐसा स्टेशन नहीं देखा था। बैग से अपना टॉर्च निकाला और उसके सहारे वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद एक कच्चा रास्ता स्टेशन से उल्टे दिशा में जा रहा था, पर अंधेरा इतना था कि टॉर्च की रोशनी से थोड़ी दूर के बाद कुछ नहीं दिखता। अब ब्रिज जी सोचे कि स्टेशन पे ही रुक जाऊं या आगे चला जाऊं। गांव का तो सही रास्ता भी नहीं पता है। तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आई, कौन हो भाई? ब्रिज जी एक झटके में मुड़े और देखा कि सफेद शर्ट पैंट पहने हुए एक आदमी है, जिसने भी हाथ में टॉर्च ही पकड़ रखा है। इन्होंने बताया कि मैं यहाँ ऐसे ऐसे काम से आया हुआ हूँ और मुझे इस फलाने नाम के गांव में जाना है। वो आदमी बोला, देखो, रात बहुत हो गई है और वो गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर है। तुम यहीं रुक जाओ या मेरे साथ मेरे घर चलो। ब्रिज जी को किसी अनजान आदमी के घर अचानक से जाना बड़ा अजीब सा लगा। वो बोले कि नहीं, मैं ऐसे किसी अनजान आदमी के घर तो नहीं जा सकता। तो वो बोले, नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। और पूछने पे पता चला कि वो आदमी स्टेशन का केबिन मास्टर है। बताया कि आज ट्रेन लेट है, नहीं तो यहाँ रात भर कोई ट्रेन नहीं आएगी। वो सिर्फ ट्रेन को सिग्नल देने के लिए आए थे और अब वो अपने घर जा रहे हैं। ब्रिज जी ने गांव का रास्ता कंफर्म किया और बोले, मैं चला जाऊंगा। 2 किलोमीटर गर्मी की रात में चलना कोई बड़ी बात तो नहीं है, और गांव के सरपंच मेरा रास्ता भी देख रहे होंगे। इस पे वो केबिन मास्टर बोला, अच्छा सुनो, फिर सीधा गांव ही जाना, इधर उधर मत जाना, कोई बुलाए तो भी नहीं। ब्रिज जी ने पूछा, क्यों? यहाँ रास्ते में कुछ गड़बड़ है क्या, मतलब चोर या डकैत? केबिन मास्टर ने बोला, वो तो है ही, पर मैंने जो सुना है वो उससे भी बढ़कर है, जिसके कारण चोर भी रात में यहाँ नहीं भटकते। ब्रिज जी ने पूछा, ऐसा क्या है, क्या कोई जानवर? तभी केबिन मास्टर ने बोला, नहीं, एक पिशाचनी। कहते हैं वो गांव में भटकती रहती है और जो उसके चक्कर में पड़ जाए वो उसको नहीं छोड़ती है। गांव की सीमा 2 किलोमीटर के बाद शुरू होगी और उसका एरिया भी तब से ही शुरू होता है। आप सीधा गांव में जाना और किसी से बात नहीं करना, चाहे जो हो जाए। ये सब सुन के ब्रिज जी भी निकल गए। अब दोस्तों, जब तक ब्रिज जी उस गांव की तरफ जा रहे हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। जब तक आप किसी जगह, घर, स्कूल, हॉस्पिटल, ऑफिस या बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते हैं या आपको उस बारे में कुछ भी नहीं पता है, आपको उस जगह पर डर नहीं लगेगा, चाहे वो जगह हॉन्टेड ही क्यों ना हो। पर जिस दिन आपको कोई ये बोल दे कि यहाँ किसी की जान गई थी या यहाँ कोई किसी तरह की आत्मा भटकती है या कोई प्रेत रहता है, तो आपको उसी पल से डर लगने लगेगा। आपको उसी पल उस जगह से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आने लगेगी, भले वो जगह हॉन्टेड ना भी हो। तो कुछ ऐसा ही हुआ ब्रिज जी के साथ। ब्रिज जी उस रास्ते पे चलते जा रहे थे, पर वो सर झुका के चल रहे थे। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डर ने जगह बना ली थी, पर इस बार का डर जो भी था वो नकली नहीं था। केबिन मास्टर अपनी जगह पे सही थे। अब तक वो गांव की सीमा में घुस चुके थे, पर अभी तक आसपास कोई घर नहीं दिख रहा था। उन उस सुनसान कच्चे रास्ते पे अंधेरे में ब्रिज जी बस चले ही जा रहे थे। टॉर्च की रोशनी से जितना भी उनको रास्ता दिख रहा था, वो गांव की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ब्रिज जी की कदमों की आवाज और झिंगुर के बोलने के सिवा कुछ भी नहीं था। थोड़ी दूर और चलने पे उन्हें ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने कुएं में बाल्टी गिराई हो। इससे उनका ध्यान टूटा।
और वो उस आवाज की दिशा में मुड़े और टॉर्च की लाइट को मारते हुए देखने लगे। उन्होंने देखा कि एक औरत कुएं से पानी खींच रही थी। उन्हें ये बहुत अजीब लगा कि इतनी रात में पानी कौन भरेगा। फिर भी वो उस तरफ गए ताकि सरपंच जी के घर का रास्ता पूछ सके। पास जाके टॉर्च की रोशनी में देखा तो एक औरत जो कि सुर्ख लाल रंग की पतली सी साड़ी पहने हुए, जिसमें उसका शरीर पूरी तरह से आर पार दिख रहा था, वे कुएं से पानी खींचकर एक मटके में डाल रही थी। उसके शरीर से ही उसकी खूबसूरती का पता चल रहा था। वो बिल्कुल ही एक नई नवेली दुल्हन सी दिख रही थी। पीछे से उस औरत को देख के ब्रिज जी भी उसकी तरफ ही देखते रहे और उसकी खूबसूरती में खोने लगे। उन्होंने देखा कि उस औरत ने एक लंबा सा घूंघट कर रखा है। कुएं के पास ही एक बड़ी सी खंडहर नुमा हवेली थी जो हद से ज्यादा बुरी हालत में थी। लगता है जैसे कई सौ सालों से बंद हो। वृद्ध जी जो अभी उस औरत से कुछ 5 मीटर की दूरी पर खड़े थे, उन्होंने उसे आवाज लगाई, सुनिए। बस इतना सुनते ही वो औरत रुक गई और उसने पानी भरना बंद कर दिया। इन्होंने बोला, माफ कीजिएगा, मुझे गांव में सरपंच जी के घर जाना है, आप बता सकते हैं क्या? पर वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी। थोड़ी देर बाद वो बहुत धीमे धीमे से हंसने लगी। उस सुनसान में उसकी धीमी हंसी भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। ब्रिज जी को ये बहुत अजीब लगा और वो 2-3 मीटर और पीछे हट गए। तभी उन्हें दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी, ब्रिज बाबू, ब्रिज बाबू, हटिए वहां से जल्दी, ब्रिज बाबू भागिए। इतना सुनते ही ब्रिज जी ने उस आवाज की दिशा में देखा तो वहां काफी दूर पे एक आदमी टॉर्च की लाइट दिखा रहा था और इनका नाम बुला रहा था। ये समझ गए कि ये सरपंच जी ही हैं। ब्रिज जी भी वहां से और दूर हट गए और अब उन्होंने अपने चलने की स्पीड बढ़ा दी और जिधर से सरपंच जी की आवाज आ रही थी उस दिशा में जाने लगे। तभी पीछे से उन्हें आवाज आई, सुनो, मुझसे मिले बिना ही जाओगे? क्या मैं तुम्हें सुंदर नहीं लग रही? और फिर हंसने लगी। ब्रिज जी ने पीछे मुड़े बिना ही कहा, जी जी मुझे माफ कीजिएगा, और पहले से ज्यादा स्पीड में चलने लगे। तभी फिर से एक आवाज आई, अच्छा, तो केबिन मास्टर की बात क्यों नहीं मानी तुमने? और जोर जोर से हंसने लगी। इतना सुन के ब्रिज जी के होश उड़ गए और वो गांव की तरफ भागने लगे। भागने में वो 2 बार गिरे भी, पर पीछे से हंसने की आवाज लगातार आती रही। अगले 5 मिनट में वो सरपंच जी के पास आ गए। सरपंच जी ने अपने घर के बरामदे में ही खड़े थे, इन्हें जल्दी से अंदर बुलाया और उन्हें लेके घर के अंदर घुस गए। सरपंच ने परिचय से पहले बोला, इतनी रात में आने की क्या जरूरत थी? मैंने बोला था ना दिन में आने के लिए। ब्रिज जी ने बताया कि ट्रेन 6 घंटे लेट थी। फिर सरपंच ने पूछा, अच्छा, आप ठीक तो है ना? इसका जवाब दिए बिना ही ब्रिज जी ने पूछा, पहले बताइए कि वो कौन थी? इस पे सरपंच ने बोला, नहीं नहीं, उसकी बात रात में नहीं करते हैं, सुबह बताऊंगा कि वो कौन है। ब्रिज जी ने पूछा, अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मैं वहां खड़ा हूं? वो बोले, मैं शाम से ही आपका रास्ता देख रहा था। जब दूर अंधेरे में हवेली की तरफ से टॉर्च की लाइट चमकते हुए दिखाई दी तो मुझे लगा कि आप ही होंगे। रात में सब खा पी के सो गए। जिस कमरे में ब्रिज जी रुके थे वहां की खिड़की से वो खंडहर मतलब वो हवेली दिखाई देती थी, पर सरपंच जी ने आग्रह किया कि खिड़की को बंद ही रखिएगा और उधर मत देखिएगा। जाते जाते उन्होंने पूछा, ब्रिज बाबू, आपने उसका चेहरा तो नहीं देखा था ना, या उसने आपको छुआ तो नहीं था? ब्रिज जी बोले, नहीं नहीं, मैं इससे पहले ही वहां से भागने लगा था। इससे पहले ब्रिज जी भी कुछ पूछते, सरपंच ने कहा, कल बात करते हैं, आप इस गेस्ट रूम में रहिए, वो यहाँ नहीं आएगी, हम बगल में ही घर में हैं। और हाँ, किसी भी हाल में चाहे जो हो जाए, आपको कोई भी बुलाए, आप घर के बाहर नहीं जाइएगा। रात में कोई बाहर नहीं जाता। ये गेस्ट रूम भी सरपंच जी के घर की बाउंड्री में ही बना हुआ था। रात में अभी हुई उस घटना के बारे में सोचते हुए ब्रिज जी सो गए। उन्हें उसी रात एक सपना आया कि रात का समय है और अभी वो उसी खंडहर के सामने खड़े हैं। पर वो खंडहर अभी बिल्कुल किसी नए नवेले हवेली के जैसा दिख रहा था। लालटेन और मसाल की रोशनी थी, चारों तरफ हरियाली थी, पर वो हवेली वीरान थी, वहां कोई भी नहीं था। वो चलते हुए आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहां एक कुआं है जिसके पास एक औरत लाल रंग की साड़ी में खड़ी है और अपने चेहरे को एक घूंघट से ढक रखा है, और वो हवेली के मेन डोर की तरफ देख रही है। ब्रिज भी उधर देखते हैं। वहां भी वो देखते हैं कि 5 लाशें जमीन पर पड़ी हुई हैं
जिन्हें सफेद रंग के कफन से ढका गया है, और उनके आसपास कोई भी नहीं है सिवाय उस औरत के। ब्रिज जी सपने में ही उस औरत के प्रति आकर्षित होते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसके पास जाते हैं और कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, सुनो। जिसपे वो औरत इनके तरफ मुड़ती है पर कुछ बोलती नहीं है। ब्रिज जी उसका चेहरा देखना चाहते थे और अपने हाथों से उसका घूंघट हटा देते हैं। घूंघट हटाते ही वो देखते हैं कि वो दुल्हन से दिखने वाली औरत, जो कि शरीर से बहुत सुंदर है, पर उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ है। चेहरे पे मांस जल के काला हो चुका है और चेहरा गल के सड़ रहा है। बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख लाल हैं, जैसे इनसे अभी खून निकल आएगा। नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए हैं और लंबे लंबे बाल हवा में लहरा रहे हैं। इतना देखते ही ब्रिज जी डर जाते हैं और पीछे की ओर हटते हैं, पर किसी लकड़ी में फंस के गिर जाते हैं और देखते हैं कि अब उस औरत का पूरा शरीर ही जला हुआ है। वो हवेली फिर से एक खंडर में बदल गई है। इससे पहले वो कुछ करते कि एक झटके में वो इनके पास आई और ब्रिज जी का गला पकड़ लिया। बस इतना होते ही ब्रिज जी की आंख खुल गई। वो पसीने से तरतर हो चुके थे और जोर जोर से हाँफ रहे थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि अभी जो कुछ भी हुआ वो सच था या सपना, क्योंकि उन्हें ये एक हकीकत सा लग रहा था। अभी वो बिस्तर पे बेचैन बैठे ही थे कि बाहर से हंसने की आवाज आने लगी, जैसे कि कोई घर के बाहर ही खड़ा है और हंस रहा हो। ब्रिज जी बहुत डरते डरते हुए खिड़की तक गए और धीमे से खोलकर देखा, तो देखते हैं कि घर के बाहर उसी खंडहर की दिशा में खेतों में एक औरत खड़ी है। इन्होंने झट से खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आ गए। रात भर ये डर से सो नहीं पाए। लालटेन को भी फुल रोशनी पर रखा, भगवान जी का भी पाठ करते रहे। सुबह भोर में उनकी आंख वापस लग गई। सुबह वो वापस उठे जब सरपंच जी उन्हें उठाने आए। ब्रिज जी उठे और घर के बरामदे में आए। धूप और गांव में चहल पहल देखकर लगा कि मानो बीती रात एक बहुत बुरा सपना देखा हो। ब्रिज जी बहुत खामोश थे और बाहर बरामदे में बैठ के चाय पी रहे थे कि तभी सरपंच जी ने बोला, अरे ब्रिज बाबू, आपके गले पे निशान कैसा? चोट लगी है क्या? नील पड़ गया है? ब्रिज जी के होश उड़ गए और उठ के तुरंत आईने में देखने लगे और रात का वो मंजर फिर से ताजा हो गया। ब्रिज जी बोले, सरपंच जी, मैं नहीं जानता कि रात में क्या हो रहा था, पर मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मेरी पिछले हफ्ते ही शादी हुई है, मेरा परिवार है। मैं जल्दी ही यहाँ से निकल जाना चाहता हूँ। क्या हम आज ही सारा काम नहीं निपटा सकते? सरपंच जी ने बोला, हाँ हाँ, जैसा आप बोलो, पर 2 दिन तो कैसे भी लग जाएंगे। सरपंच जी ने वापस पूछा, ब्रिज बाबू, ये गले का निशान कैसे बना? कहीं उसने आपको? और सरपंच जी के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ गईं और तुरंत अपने बड़े बेटे को बोला कि पंडित जी को बुला ला। सरपंच जी ने कहा, आप हमारी जिम्मेदारी है ब्रिज बाबू, आपको यहाँ से सुरक्षित भेजना है। थोड़ी देर बाद पंडित जी आए। पंडित जी कोई साधारण पंडित नहीं थे। उन्हें पूजा पाठ के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। उन्होंने तुरंत ही ब्रिज जी की कुंडली देखी और कल रात की बीती घटना के बारे में भी बताया गया। उसके बाद उन्होंने बोला, कुछ और भी है जो ब्रिज बाबू नहीं बता रहे हैं। सब ब्रिज जी की तरफ देखने लगे। तब जाके ब्रिज जी ने बताया कि कल उन्होंने सपने में उसे देखा था और वो सब कुछ बताया जो हुआ, वो भी कि वो खिड़की के बाहर खेतों में खड़ी थी। सरपंच जी ने माथा पकड़ लिया। वो पंडित जी से बोले, बाबा, आपने तो इस घर को बांध रख दिया है, फिर कैसे? बाबा ने बताया, उसने सपने के द्वारा संपर्क किया है। ये एक अलग दुनिया होती है जहाँ पे मंत्र काम नहीं करते। और ब्रिज बाबू ने उसका चेहरा भी देखा है। उसने इनको छुआ भी है, भले ही सपने में, पर इस तरीके से तो अब ये भी खतरे में है। हाँ, पूरी तरीके से खतरा अभी इन पे नहीं है, पर ये सुरक्षित भी नहीं है। वो कोशिश करेगी कि रात के समय जब वो जागती है तब कैसे भी ब्रिज बाबू इस घर की सीमा से बाहर आए। पर आपको सतर्क रहना है ब्रिज बाबू। और हाँ, अब वो सपने में आपसे संपर्क करना जरूर चाहेगी। मैं आपको एक अभिमंत्रित किया हुआ धागा देता हूँ, नहा के इसे पहन लीजिएगा, ये आपकी सुरक्षा करेगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा कि किसी भी हाल में ये धागा अशुद्ध न होने पाए, जैसे कि मांस, शराब या किसी भी तरीके का कोई संबंध। जब तक आप इस गांव में हैं, इसे गले से नहीं उतारना। इतना बता के वो बाबा अपने घर चले गए। थोड़ी देर बाद अभिमंत्रित किया हुआ धागा आ गया, जिसे ब्रिज जी ने नहा के पहन लिया। दिन में सरकारी काम से ब्रिज जी, सरपंच जी और गांव के पंच निकल पड़े। दिन में ब्रिज जी ने देखा कि गांव में बहुत कम घर थे, गिन के 30 या 35 घर ही होंगे, और हर घर के बाहर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था।
जिसे हल्दी, सिंदूर और घी से बनाया गया था। बृज जी ने रास्ते में सरपंच जी से पूछा, ये क्या बना हुआ है सभी घर के बाहर? सरपंच जी ने बताया, ये निशान तो मैं भी मेरे जन्म से देख रहा हूँ। इसे उससे बचने के लिए घर के बाहर बनाया जाता है। यहाँ सारे घरों को मंत्रों से बांध दिया गया है और चिन्ह भी उसी समय बनाया जाता है ताकि वो घर में ना आ सके। ऐसे अभी ये धागा आपके गले में है तो आप भी सुरक्षित हैं, पर रात में आपको घर के अंदर ही रहना होगा और आज से मेरा बड़ा बेटा आपके कमरे में सोएगा। वृद्ध जी को भी थोड़ी शांति महसूस हुई। रास्ते में उन्होंने उस खंडर को बहुत करीब से देखा। तीन तरफ से बड़े बड़े बरगद के पेड़ों से घिरा हुआ एक महल नुमा खंडर, ऐसा मानो जैसे कई सालों पहले वो महल भी मर चुका हो। सभी लोग उसे दूर से ही देख रहे थे और वहां से निकल गए। कोई उसके तरफ देखना नहीं चाह रहा था, ना उसके पास जाना चाह रहा था। आज पहले दिन लगभग बहुत सारा काम निपटा दिया गया था और शाम को 4 बजे तक सब वापस आ गए। रात 7 बजे तक खा के सब अपने अपने कमरे में चले गए। अब आज बृज जी के कमरे में सरपंच जी का बड़ा बेटा आलोक सोने वाला था। आलोक भी लगभग बृज जी की ही उम्र का था। रात में आलोक ने बोला, बृज भैया, जो भी हो खिड़की मत खोलना और बाहर नहीं जाना। अगर जाना पड़े तो मुझे जगाइएगा। और 9 बजे तक सब सो गए। अब रात के तकरीबन 1 बजे उन्हें घर के बाहर से रोने की आवाज आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई रोते हुए उन्हें बुला रहा है। बृज जी उठे तो देखे कमरे में वो अकेले थे। आलोक कमरे में नहीं था। वो आवाज को ध्यान से सुने तो लगा कि यह आवाज तो उनकी पत्नी की थी, जिससे उनकी शादी 1 हफ्ते पहले ही हुई है। उसने उनसे रहा नहीं गया और वो तुरंत ही कमरे से बाहर निकलकर बरामदे में आ गए। उन्होंने देखा कि घर के गेट के बाहर उनकी पत्नी खड़ी है, जो फूट फूट कर रो रही है और इन्हें बुला रही है। बृज जी ने उससे कहा, तुम यहाँ कैसे और यहाँ क्यों आई हो? जल्दी जल्दी से अंदर आ जाओ, ये जगह ठीक नहीं है। पर वो अंदर नहीं आ रही थी। उनकी पत्नी ने रोते हुए बोला, मैं आपके पास नहीं आ सकती हूँ, वो मुझे नहीं आने दे रही है। आप मेरे पास आ जाइए और आपके गले में जो धागा है ना, इसे उतार कर आइएगा, नहीं तो वो मुझे मार देगी। बृज जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो गले से धागे को उतारने लगे। तभी पीछे से जोर से किसी बर्तन गिरने की आवाज आई और बृज जी के ऊपर किसी ने पानी फेंका, जिससे वो वापस होश में आए। उन्होंने देखा कि वो सरपंच जी के घर के गेट पे खड़े हैं और सामने कोई भी नहीं है। अब उनकी पत्नी वहां नहीं थी, पर वहां से काफी दूर खेतों में एक औरत खड़ी थी। ये वही औरत थी। तुरंत ही वो पीछे मुड़े और देखा कि कमरे के दरवाजे पे आलोक खड़ा है। उसने तुरंत बृज जी को अंदर बुलाया। बृज जी ने बोला, मुझे नहीं पता ये क्या हुआ, मैं वहां कैसे चला गया? मैंने मेरी मेरी पत्नी को देखा था अभी यहाँ पे, और तुम भी तो नहीं थे कमरे में। आलोक बोला, आप नींद में चल रहे थे, मैं यहीं था। ये आपका सपना था। बाबा ने बोला था ना, वो सपने में संपर्क करेगी। मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कमरे का दरवाजा खुला हुआ है और आप घर के गेट पे खड़े थे। अपने गले से आप धागा उतारने ही जा रहे थे, तो मैंने ये लोटा और ग्लास पटका ताकि आप वापस होश में आए और आप पर पानी भी फेंका। आलोक ने बोला, बृज जी, आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कल आपका काम खत्म हो जाएगा और परसों आपको यहाँ से जाना है। वो इस गांव से बाहर नहीं जाएगी। रात भर फिर से बृज जी नहीं सो पाए। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था जैसे घर के बाहर उन्हें कोई बुला रहा हो, पर वो अब होश में थे। क्या होगा बृज जी के साथ? क्या वो कभी इस गांव से बाहर जा पाएंगे? और कौन है ये पिशाचिनी? जानने के लिए जुड़े रहिए और देखिए इस कहानी का अगला भाग। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अभी तक पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।